गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको याद आ रहा होगा कि पिछले वीडियो में हमने लेसन 3 यानी पाठ क्रमांक 3 बस की यात्रा यह पढ़ना स्टार्ट किया था और आधा लेसन हमारा हो चुका था। और आपको मैंने लेसन ठीक से पढ़ने के लिए भी कहा था और जो कुछ डाउट्स है उसको लिखने के लिए भी कहा था। और फिर हम उसको शेयर तो करने ही वाले हैं। फिलहाल अब हम हमारा आगे का जो बचा हुआ लेसन है उसको देखेंगे। देखो, फिर से एक बार इस पे नज़र डालो कि बस की यात्रा इस कहानी में, यानी ये जो हमारी कहानी है उसके लेखक है हमारे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के बारे में, यानी इनके बारे में तो हमने बहुत पहले ही लेसन के पाठ की शुरुआत में जाना ही है कि ये किस तरीके से लेखक हैं। फिर हम अपने पाठ को अब आगे देखते हैं। चलो देखो, यहाँ तक आके हम रुक गए थे कि पाठ में जो भी सारे लेखक के फ्रेंड्स थे और लेखक किस तरह बस में बैठे थे, है ना। और वो एक दूसरे के साथ बस की सारी सिचुएशन को गौर से डिस्कस कर रहे थे, बल्कि उसको फील भी कर रहे थे। पूरी बस के ऊपर, यानी वो बाहरी और वो अंदरूनी, यानी अंदर से किस प्रकार की थी, ये सारी बातें हमने पहले की वीडियो में तो देखी ही है। और हम कहाँ तक पहुँचे थे? हमने यहाँ तक पहुँचे थे कि वो महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूरी तरह सीख के आई है और बस अब स्टार्ट होकर 8-10 मील आगे जा चुकी है। और फिर आगे जाने के बाद अब थोड़ा सा इन सारे इंजनों का और बस के अलग अलग पार्ट का अब जाके आगे थोड़ा सा सहयोग होने लगा है। यहाँ तक आके हम रुक गए थे, है ना। और लेखक को लास्ट में क्वेश्चन पड़ा था कि बस हम पे बैठी, बस में जब वो बैठे तब सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पे बैठी है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक हम जा चुके थे और सेम इसी पिक्चर को लेके। तो आगे फिर क्या क्या होता है ये देखते हैं। चलो देखो, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में, यानी कौन? लेखक। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता यानी डुबकी लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। देखो, हम फिर थोड़ा सा पीछे जाते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के लिए। देखो, यहाँ पे फिर से बस तो स्टार्ट हो गई थी
अब क्या हो गया, जब वो पूरे 8-10 मील आगे गए थे, अभी थोड़ा सा ओके लगने लगा था, तब बीच में ही एकाएक बस रुक गई। अब देखो, अब फिर से बस क्यों रुकी होगी? मालूम हुआ, यानी फिर पता चला बस क्यों रुकी है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। यानी जहाँ पे पेट्रोल की टंकी थी, जहाँ पे पेट्रोल भरा जाता है, उसी में छेद हो गया था। अब क्या करें? अभी टंकी में पेट्रोल की अगर छेद हो गया तो फिर पेट्रोल तो गया। अभी बाद में क्या? ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। यानी जब उनके ये ध्यान में आया, तब क्या किया उन्होंने? बाल्टी में बाकी का पूरा पेट्रोल निकाल दिया और उसको बाजू में रख दिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अभी वहाँ का जो छेद हुआ है उसको ठीक से करना पड़ेगा ना, तो उस छेद को ठीक से करने के लिए क्या किया ड्राइवर ने? उस छेद को पहले ठीक किया और बचा हुआ जो पेट्रोल था उसको क्या किया? उस पेट्रोल को बाल्टी में निकाल लिया और फिर बाल्टी में निकालने के बाद कि उसको फिर से नली से इंजन में भेज दिया था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। देखो क्या क्या इमेजिन कर रहे थे लेखक वहाँ पे बैठ बैठ के। देखो हम भी तो इमेजिन बहुत कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी की पाबंदी ना थोड़ी है। हम जो चाहे सोच सकते हैं, जो चाहे किसी के बारे में कुछ भी अंदर ही अंदर सोच सकते हैं। कुछ भी हम सोचते हैं तो हर वक्त क्या हम किसी को बोल के दिखाते हैं? ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी बातें हमारे अंदर होती है जो हम बस सोचते रहते हैं। लेखक भी बिल्कुल उसी तरह कुछ कर रहे थे कि उनको भी बस के बारे में जैसे जैसे वो सोचते, तो क्या सोचते, जब उसका पेट्रोल लीक हुआ तो वो ऐसे सोचने लगे कि ये कंपनी का जो हिस्सेदार उस बस में बैठा था ना, वो अब क्या करेगा कि उस बस का इंजन लेके खुद गोद गोद में लेके बैठेगा और क्या करेगा वो कि उसको पेट्रोल पिलाएगा। कैसे पिलाएगा? जिस प्रकार अपनी माँ अपने बच्चों के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, यानी दूध की बोतल से दूध पिलाती है। देखो कितना प्यार भरा और जोकिंग एक कॉमेडी तरीके का वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया। एक तो सिचुएशन ऐसे और उनको क्या क्या सूझ रहा था, वो हर चीज़ को किसी दूसरे के साथ मेल जोल कराते थे कि पहले वो महात्मा गांधी जी के आंदोलन से किया इस बस का वर्णन, अब जाके माँ और बच्चे के रिलेशन को उन्होंने इससे जोड़ दिया कि वहाँ पे उनको थोड़ी देर बाद पहले ही उनको ये बस गांधी जी की असहयोग और सविनय आंदोलन की तरह लग रही थी कि वहाँ से ट्रेनिंग लेके आई है। अब ये बस का इंजन उनको इस तरीके से लगने लगा कि अभी ये बस यानी क्या हुई? बच्चा हुआ और अभी उसको दूध पिलाना है, यानी क्या पिलाना है? पेट्रोल पिलाना है। देखो कहाँ से वो उनका इमेजिन कहाँ तक पहुँच जाता है, उस किसको वो किस तरीके से रिलेट करते हैं, है ना? ये तो बहुत बड़ा मजाकी है, हंसने के लिए भी आता है और उनकी सिचुएशन तो सीरियसली हंसने की तो है नहीं थी, क्योंकि बहुत दूर तक जा चुके थे ये और बीच में कहीं भी लटकने वाली थी ये बस, ऐसे ही कुछ लग रहा था। फिर ऐसे सिचुएशन में भी उनको थोड़ा सा मजाकी कुछ सूझ रहा था, क्योंकि वो अपने आप को संभालना चाहते थे। फिर बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अभी काफी दूर तक बस चली गई थी। 15-20 मील हो गई थी। फिर देखो मुझे यानी लेखक को उसके किसी हिस्से पर अब भरोसा नहीं रहा था, क्योंकि अभी तक यहाँ तक 2 बार उन्होंने फील किया था। सबसे पहली बार जब बस स्टार्ट हुई थी, उसका इंजन और वो खिड़कियाँ,
उसके बाद क्या हुआ था कि उसका एक भी पार्ट एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं दे रहा था। अब वो तीसरी बार वो क्या हुआ था कि बस एकाएक ही बंद पड़ गई थी, उसके पेट्रोल में ही छेद हो गया था। अब उसको ठीक किया। अब तो लेखक कह रहे थे बस काफ़ी 15-20 मील पहुंची है, पर अब उनके बस के किसी भी हिस्से पर उनको भरोसा नहीं रहा था, क्योंकि आगे जाके ब्रेक भी फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है, क्योंकि हो सकता है अभी तो पेट्रोल से शुरुआत हो गई थी, फिर आगे जाके ब्रेक भी तो फेल हो सकता है। उनके मन में तरह तरह के सवाल अब आने लगे। फिर स्टीयरिंग अगर टूट गई तो क्या होगा, बाप रे। पर बाहर जब वो देखते थे तो प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने यानी बहुत ही मन को भाने वाले थे, बहुत अच्छे थे। पर क्या करें, देखो किस प्रकार के थे कि दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। अब धीरे धीरे उनकी नज़र बस से बाहर चली गई। अब थोड़ा सा प्रकृति के वर्णन में ये आ गए थे कि जब वो खिड़की से बाहर देखने लगे तो बहुत हर जगह चारों ओर हरियाली भरे पेड़ नजर आए। और सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि उनके ऊपर बहुत सारे पक्षी भी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, पर इस सारी हरियाली को देख के लेखक को खुश होना चाहिए था, बल्कि लेखक जैसे जैसे बस आगे चलती वैसे वैसे पेड़ आ जाते हैं और उन पेड़ को ही लेकर डर जाते, क्योंकि हर पेड़ को अब लेखक दुश्मन मानने लगे थे। क्यों क्यों दुश्मन मानने लगे होंगे वो हर पेड़ को, तो वो देखते हैं चलो हम। क्योंकि जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे बस टकराएगी। अब क्या लगता उसको कि जब भी लेखक को एक एक पेड़ आगे आता तो लगता कि हर पेड़ मेरा दुश्मन ही है, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था उनको कि जैसे जैसे बस आगे जा रही है उसमें से किसी एक पेड़ को वो टकरा ना जाए। अभी उनको ये भी भरोसा नहीं रह गया था। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, यानी एक पेड़ जाता निकल पीछे, थोड़ी थोड़ी बहुत धीमे धीमे चल रही थी ये बस। अगर एक पेड़ पीछे सरक जाता तो आगे दूसरा पेड़ आने का इंतजार उनको होता, क्योंकि वो हर पेड़ को अभी बहुत ही डर रहे थे। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाई जाएगी, यानी कोई भी झील यानी झरना या तालाब की तरह पानी उनको वहाँ पे देखता। इतना अच्छा नेचर था, फिर भी लेखक हर चीज़ को डर रहे थे कि कोई झील भी वहाँ पे आती तो लेखक को ऐसे लगता कि शायद अब यहाँ पे ये हमारी बस गोता ना लगा दे, यानी डुबकी ना लगा दे। बाप रे, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या। हर वक्त एक एक परेशानी उनके माइंड में आते जा रही थी। हर वक्त वो हर चीज़ से अपने आप को सेफ रखना चाहते थे, यानी कोई नुकसान ना पहुँचे ये सोच रहे थे। फिर देखो क्या हुआ, एक बार तो ऑलरेडी रुक गई थी, अब आगे जाकर देखो क्या हुआ। एकाएक फिर बस रुकी, यानी अभी क्या हुआ, फिर से वो एक बार रुक गई। अब तो बहुत ही डर गया था लेखक, पर क्या करें। फिर देखो क्या हुआ। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब तो ड्राइवर ने बहुत ही कोशिश की बस को चलाने की, पर बस अब चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर क्यों, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, यानी अब बस का सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे स्टार्ट हो गया था, यानी किसी के भी आज्ञा का अब पालन नहीं करने वाली है बस, ऐसे लेखक को लगने लगा। क्योंकि ड्राइवर के लाख कोशिशों के बाद भी बस शुरू नहीं हो पा रही थी, यानी वो उसको अपोज कर रही थी ड्राइवर को, कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि फिर से इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अब क्या होगा, कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे
यानी तभी जाके कंपनी के हिस्सेदार क्या कहने लगे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्या कहे अब इस ड्राइवर कंपनी के हिस्सेदार को। देखो, एक तो सब लोग इतने परेशान हो रहे हैं, लेखक भी इतना परेशान हो रहा है, बार बार वो टेंशन में है इस बस को लेके। और ये जो कंपनी का हिस्सेदार है अपने साइड से बाजू क्लियर कर रहा है कि बस तो उनको बहुत फर्स्ट क्लास लग रही है, क्योंकि उनको पैसेंजर यानी कि ये जो बैठे हुए यात्री है इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ अपने पैसों से जो मतलब है। अब ये खुद की गलती छुपाने के लिए देखो ये कंपनी के हिस्सेदार भी कैसे हैं, कह देते हैं कि बस तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है। पर सब ये जो है इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक यानी संयोग की, कि कभी कभी ऐसे हो जाता है अचानक से, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है ऐसे। तो फिर लेखक उसको उसी तरीके से देखने लगे कि एक तो ये जान हथेली पे लेके यहाँ से गुजर रहे हैं, ये बस की यात्रा कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कंपनी का हिस्सेदार तो बोल रहा है कि बहुत ही फर्स्ट क्लास बस है। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि इत्तेफाक है कि ये बस यहाँ पे रुक जाती है ना। तो देखो फिर आगे क्या होता है। देखो, ये थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस प्रकार जंगल का पूरा रास्ता, पूरा हर जगह हरियाली, बहुत सारे पेड़ पेड़ पेड़, ड्राइवर तो धीरे धीरे चला रहा है और अचानक से यहाँ पे बस बंद हो जाती है। फिर ड्राइवर के बहुत कोशिशों के बाद वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। तब भी फिर जाके ये कंपनी के हिस्सेदार वो एक इत्तेफाक है ये बताते हैं, ये एक संयोग से हुआ है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये वो वहाँ पे कह रहे हैं। अब लेखक तो बहुत ही टेंशन में थे, क्योंकि आगे जाके सबको फिलहाल पहुँचना ही था ना। अब क्या होगा, अब सारे चिंतित, ड्राइवर की कोशिश तो शुरू थी, आगे देखो क्या होता है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, यानी उनको बहुत अफसोस हो रहा था कि वो उस बस पे बैठ के चले आ रहे थे, पर करते क्या। देखो आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ था कि हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बाप रे, देखो क्या क्या लग रहा है। फिर हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। देखो, इतने ड्राइवर के प्रयास के बाद भी बस नहीं चली थी। अभी क्षीण चांदनी में वृक्ष की छाया के नीचे यह बस बहुत ही दयनीय लग रही थी, कि इस पे दया आ रही थी। एक वृक्ष के नीचे जाके ये बस रुक गई थी, बंद पड़ गई थी। पर अब चलेगी कैसे। तो वो बस अब लेखक को इस प्रकार लगने लगी जैसे कि वो बहुत ही दयनीय, उस पे दया लेखक को आने लगी, और वो कोई वृद्धा थक कर उस पेड़ के नीचे जैसे बैठी है वैसे उनको अभी बस भाने लगी। यानी देखो, पहले कहाँ कहाँ लेखक उसको किसके किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। क्योंकि पहले फिर से एक बार दोबारा आपको दोहराती हूँ कि उन्होंने पहले क्या कहा था कि बस को महात्मा गांधी जी के वह आंदोलन से, फिर उन्होंने एकाएक माँ और बच्चे, जिस प्रकार माँ बच्चों को बॉटल से दूध पिलाती है, वो इंजन के बारे में बताया। फिर अब जाके आगे वो एक दयनीय वृद्धा की तरह रख गई है।
सबसे पहले तो उनको वृद्धावस्था में ये नजर आई थी, अब वो सच में ऐसे लग रही है कि एक कोई भी वृद्धा थक कर जैसे पेड़ के नीचे बैठ जाती है, बिल्कुल उस तरीके से इस बस की हालत हो गई है। फिर देखो वो क्या कह रहे हैं, हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि क्या है बच्चों? ग्लानि का मतलब पता है, कभी सुना है? तो सुनो, ग्लानि यानी अपने आप पर शर्म महसूस होना। यानी क्या? कि वो अपने आप पे ही बहुत शर्म महसूस कर रहे थे कि बाप रे, ये इतनी वृद्धावस्था वाली बस है और उसमें हम सच में बैठ के आए थे कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे थे, कि ये इतनी बड़ी वृद्धावस्था वाली बस, हमें बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी कि ऐसे बस में हम बैठे आ रहे हैं। देखो एक एक सेंटेंस पढ़ते भी तो एक बार थोड़ा सा टेंशन भी आ जाता है और एक बार ऐसे लगता है कि हंसी भी आ जाती है कि लेखक हर वक्त उस बस को कहाँ कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। आगे देखो, अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत यानी मृत्यु, कि अगर इनका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान यानी सुनसान जगह या सुनसान जंगल में, अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रियाकर्म, जो हम मृत्यु के बाद करते हैं। कि सब अभी लेखक तो सोचने लगे बेचारी गई काम से बस, अगर ये अब नहीं चली तो इसको यहीं पे इसका अंत करना पड़ेगा और उसको अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया भी, उसकी क्रियाकर्म भी यहीं पे करनी पड़ेगी। अब क्या करें? तो तब तक क्या हो जाता है, कंपनी के एक जो हिस्सेदार साहब है वो इंजन खोल देते हैं और कुछ सुधार देते हैं, और कुछ सुधारने के बाद क्या कहते हैं कि तब भी जाके बहुत प्रयास के बाद ये बस शुरू हो जाती है। पर अब ये चल तो गई, पर उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होने लगी, इतनी कम कि ये बहुत ही अभी धीरे 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 चलने लगी। अभी चल तो रही है, इसी में थोड़ा सा उनको ठीक लगा। फिर देखो आगे, देखो किस तरह अभी हमने वर्णन किया, बिल्कुल उसी तरह ये जंगल के बीचों बीच बंद हो गई है। ऊपर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे ये खड़ी है, और बिल्कुल जिस तरह लेखक इसका वर्णन किया है एग्जैक्टली हमें भी अभी कुछ कुछ ऐसे ही लगने लगा है ना, कि अगर ये अभी यहीं पे बंद पड़े तो इसको मदद करने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है, इसका ना कोई मदद कर सकती है, अब इसी को हमेशा के लिए यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में ये यहाँ पे दिख रही है ना। फिर जाके एक कंपनी के हिस्सेदार ने जब इसको स्टार्ट किया तो ये बहुत धीरे तरीके से अब चलना शुरू हो गई। आगे देखो, धीरे धीरे रुद्धा की आंखों की ज्योति आगे लगी, यानी जाने लगी। रुद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी यानी क्या होगा, थोड़ा सोचो बच्चों कि अब ये किसके रिलेट कहा होगा। आप थोड़ा सा अपने माइंड में सोचो। ये रुद्धा, रुद्धा यानी क्या है? बस है। वो बस को रुद्धा कह रहे हैं। अब उसके आंखों की ज्योति का जाना यानी क्या हो सकता है? आ क्या हो सकता है कि चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, यानी अब गाड़ी की जो हेडलाइट्स है, बराबर, गाड़ी की जो ये हेडलाइट्स है उसको आंखें कहा गया है, और जैसे उसकी ज्योति भी क्या हो रही है, यानी वो उसका लाइट भी बहुत कम 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 होता जा रहा है। अब इस चांदनी रात में, यानी इतनी रात में, चांदनी रात यानी पूरी तरह अंधेरा छा गया है, और ये फिर भी रास्ता टटोल कर यानी ढूंढ ढूंढ कर वह रेंग रही है। रेंग रही है यानी धीरे 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 वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पर क्या आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती,
निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। देखो, यानी कोई भी बाजू से एक गाड़ी चली जाती तो लेखक को ऐसे लगता वो गाड़ी उनका मजाक उड़ा रही है, वो उस बस का ही मजाक उड़ा रही है कि तू धीरे धीरे चल बेटी, पर अब तेरी उम्र हो चुकी है, ऐसे वो कह रही है। बहुत ही शर्म लेखक को यहाँ पे महसूस होती, पर क्या करता, अभी उस बस को छोड़ के तो नहीं जा सकते, क्योंकि अभी वो धीरे धीरे क्यों ना हो पर चल तो रही है, उसकी अभी उम्र हो चुकी है, हम उसको इसके ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। आगे देखो क्या होता है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। बाप रे, फिर से कितनी बार ये बस बंद पड़ रही है। देखो छात्रों, हम तो अगर ऐसा कोई यात्रा करते तो बहुत ही परेशान हो जाते, पर यहाँ पे लेखक परेशान नहीं हो रहा है, हर वक्त उस बस की तुलना किसी और से करने में तुले हुए हैं। बेचारे डर तो गए हैं, पर अपने आप को बोल बोल के वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे धीरे धीरे वृद्धा की आंखें की ज्योति तो चली गई, यानी जाने लगी थी, लाइट्स भी अभी कम हो रहा था, फिर भी उस रास्ते को, चांदनी रात में रास्तों को टटोलकर वह रेंग रही थी। धीरे धीरे क्यों ना हो, वो चल रही थी, पर आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती, वो भी उनका मजाक उड़ा देती कि अब तेरी उम्र हो चुकी है, तू चल अपनी धीरे धीरे। फिर एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिर से क्या हुआ, फिस हो गया, यानी फिर से उसकी हवा निकल गई। पुलिया यानी क्या, नदी या नाले के ऊपर बना आने जाने का रास्ता। आया, यानी ब्रिज। पुलिया यानी ब्रिज, जो हमारे नदी या नाले के ऊपर आने जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार किया जाता है ना। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, यानी जैसे ही उसका टायर फिस हो गया, वो ऐसे जोर से हिल गई और थम गई, यानी जगह पे ही रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। क्या कह रहे हैं लेखक अभी, कि समझो ये स्पीड में होती, क्योंकि इसकी स्पीड तो पहले ही बहुत कम हो चुकी थी, पर अगर वो स्पीड में होती तो ये बस जरूर उछलकर, यानी उड़कर सीधा नाले में ही गिर जाती। पर क्या करें, फिर देखो लेखक क्या कहते हैं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, यानी अब वो कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बहुत ही आदर से देखने लगे। क्यों, देखो सच में क्या इतना हम खुद पे पेशेंस रख सकते कि इतनी बार बस बंद हो जाती और हम कुछ भी नहीं कह रहे। अब भी लेखक बहुत ही आदर भाव से उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ देखने लगे थे कि उनको बहुत श्रद्धा जो उमड़ आई थी। अब देखो, वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। देखो, इस टायरों की हालत तो उनको पहले ही पता थी, फिर भी वो उसी बस से सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है। उत्सर्ग यानी क्या है, त्याग, किसी वस्तु को छोड़ देना, कि उत्सर्ग की इतनी दुर्लभ भावना थी उनके मन में, यानी बहुत ही कठिन बोलो ऐसी भावना जो उमड़ आई थी। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, यानी उनको क्या लगा, साहस यानी हिम्मत, उपयोग यानी प्रयोग। अभी उनको ऐसे लग रहा है कि यहाँ जो ये लोग बस को आगे पहुंचाने की कोशिश में हैं, उनका वो बहुत ही साहसी है,
उनका वो बलिदान की पूरी तरह भावना का उपयोग यहाँ पे क्या नहीं कर रहे होंगे, इसलिए बस आगे नहीं जा रही होगी। अब देखो बस को वो कहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। देखो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता भी जाहिर कर दिया बस को उन्होंने कि वो अभी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता ही होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते। देखो क्या कहते हैं कि अगर इस बस में हमें कुछ हो जाता है, अगर ये बस कूद कर नाले नाले में गिर जाती है और वहाँ पे अगर हम लोग मर जाते हैं तो ऊपर वाली बेचारी देवता भी क्या करेगी, बाहें पसार के यानी हाथ को पसारे हुए हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती और हमसे भी पहले उनका स्वागत करती जो हमें इससे सफ़र करवा रहे हैं, यानी ये कंपनी के हिस्सेदार, ये ड्राइवर, इनका स्वागत पहले करते देवता, है ना, क्योंकि यही तो इन बस को चलाना चाहते हैं। देखो कितने पेशेंस के रूप में ये लेखक हमें बता रहे हैं। अभी ये क्रांतिकार होना चाहिए, यानी कोई बदलाव, क्रांतिकार के आंदोलन में बदलाव करने के लिए जैसे तैयार हो, इस तरीके की भावना आ गई है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे, उसमें धीरे धीरे सफर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आगे देखो और कहते, वह महान आदमी आ रहे हैं जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। देखो ये किसके लिए कहते होंगे लेखक, जरूर उन लोगों के लिए कहा है, ये जो कंपनी के लोग हैं, जो ऐसी कंपनियां और ऐसे कंपनी के लोग जो हिस्सेदार है, जो इसको चला रहा है, अगर वो लोगों की जान जाए तो भी जाए पर ये अपना टायर नहीं बदलेंगे। ये कितने महान आदमी हैं सारे, ऐसे लेखक को लगने लगा कि लोगों की जान के ऊपर खेल के भी ये अपना प्रॉफिट तो करेंगे, फिर उसमें उनके प्राण क्यों ना चले जाए पर वो टायर बदलने का कष्ट नहीं लेंगे। देखो कितना टायर इम्पोर्टेंट है इनको। फिर देखो दूसरा घिसा टायर लगातार बस फिर चली। देखो वैसे ही टायर में हवा भर के, वो टायर ठीक करके वैसे ही उस टायर को घिसते 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 ये फिर से चल गई। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि देखो इन्होंने तो अभी वहाँ पन्ना पहुंचने की तो पूरी तरह उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर क्या करें, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद ये बस बंद हो रही है और हर पार्ट धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, है ना, घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। देखो अब तो धीरे धीरे यहाँ पे सबसे पहले इसका मतलब आपको मैं बताती हूँ, प्रयाण कर यानी मर जाना। प्रयाण कर यानी मर जाना। देखो यहाँ पे क्या कहा है लेखक ने, दूसरा घिसा टायर वैसे ही घिसटते घिसटते बस फिर से शुरू हो गई। अब तो इन बस में बैठे हुए लेखक और उनके साथियों ने पन्ना पहुंचने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, बल्कि उनको ऐसे लगना था कि कभी कभी पहुंचे भी तो उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि पता नहीं अब ये बस उनको कहाँ पे पहुंचाने वाली थी। लगता था उनको
ये इतने धीरे चल रही थी कि शायद पूरी जिंदगी में इसमें बिताना पड़ेगी, ऐसे उन बेचारों को लगने लगा। पर क्या करें, दूसरा कोई चारा नहीं था और जिंदगी गुजारते गुजारते सीधे इस लोक से प्रयाण कर जाना है। यानी ये जो इस धरती पे हम रह रहे हैं, यहाँ से हम मृत्यु हो गए दूसरे लोक में पहुंच जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब ऐसे लगने लगा कि इस पृथ्वी पे हमारा कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि ये बस हमें यहीं पे अभी ख़त्म करने वाली है। हमारी बेताबी और जो तनाव था अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, क्योंकि एक बात पे कितना सोचे, कितना विचार करे, है ना। अब उनका धीरे धीरे सोचना भी कम होने लगा और वो इत्मीनान से घर की तरह वहाँ पे बैठ गए, यानी बिंदास रूप से। अब वो कोई चिंता नहीं कर रहे थे और उन लोगों का सबका हंसी मजाक चालू हो गया। हंसी मजाक चालू हो गया। अब क्या करें, अब तो कोई चारा नहीं था इनके पास, है ना। चलो तो आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने जो जो देखा कि लेखक ने किस किस तरीके से उसको बस की, हमें उनकी पूरी यात्रा का वर्णन हमारे साथ शेयर किया था। जिस प्रकार हमने आधे पार्ट में कुछ पॉइंट्स देखे थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। यानी जो कुछ अभी तक पढ़ा, इसका फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले लेखक का बस से भरोसा उठना। क्यों उठा था? क्योंकि चलते चलते अचानक ही बस रास्ते में रुक गई। खोजबीन से पता करने पर पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, है ना। ड्राइवर ने पेट्रोल निकाला और नली के साथ इंजन में डालने लगा। यहाँ लेखक को बस की दशा बिल्कुल ऐसी लग रही थी ना, जिस प्रकार वो चलने के काबिल ही नहीं थी। अब उसे चलाना या उस पर यात्रियों को ढोना ढोना यानी लेके जाना, उस पर अत्याचार ही करना था। तभी तो उसके मन में यह भाव आया कि बस कंपनी का हिस्सेदार बस के इंजन को गोद में लेके ही अब पेट्रोल पिलाने वाला है, जैसे बच्चों को बोतल से दूध पिलाया जाता है। यानी बस में अब चलने का दम ही नहीं रहा था। उसका इंजन एकदम कमजोर और क्षीण हो चुका था। बड़ी मुश्किल के साथ बस चल रही थी। 15-20 मील रफ्तार गई थी, लेकिन रह रह कर लेखक को अपने अंदर ही अंदर डर लगने लगा था कि उस बस का ब्रेक ना फेल हो जाए, स्टीयरिंग ना टूट जाए। सफ़र करते समय प्रकृति के नज़ारे बहुत मनभावना लगते थे, लेकिन लेखक को तो हर पेड़ उसको दुश्मन लगने लगा, क्योंकि जब भी कोई पेड़ दिखाई देता तो ऐसे प्रतीत होता कि बस उसको जाके टकरा ना जाए। यदि झील दिखाई देता तो ऐसे लगता बस उसमें गिर ना जाए। इस प्रकार उसका यह सफ़र डर डर के बीतने लगा। यहाँ तक पहला पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है ना। फिर देखो बस का यकायक रुकना। क्यों रुक जाती है फिर से बस? थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से ही बस रुक जाती है, क्योंकि ड्राइवर बड़ी कोशिश करता है, फिर भी वो चालू नहीं होती है। फिर ऐसे में बस कंपनी का जो हिस्सेदार होता है, वो क्या करता है, जो बस है उसको बहुत अच्छी है ये कहने की बात करता है और कहता है कि ये सिर्फ संयोग से वो बंद पड़ी है। उस समय लेखक को वह कंपनी का हिस्सेदार बिल्कुल अंग्रेज शासनकर्ता की भांति लगा, जिन्हें केवल अपना ही ध्यान है, भारतीयों की जरा भी परवाह तक नहीं थी। ऐसे लगने लगा कि यात्रियों को वो परवाह ही नहीं कर रहा था, बल्कि छिटकनी चांदनी में लेखक को वृक्षों की छाया में खड़ी उस बस को लाचार हालत में लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक बुढ़िया जाके उस पेड़ के नीचे बैठी है। हमें अपने आप में ही शर्म होने लगी। हमें ऐसे लगने लगा कि हम उस पे बोझ हो रहे हैं। यदि अभी उनके प्राण निकल जाए तो इन सुनसान जंगल में ही इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही लगा था ना, याद आ रहा है ना। चलो
फिर से बस का गंतव्य की ओर चलना। गंतव्य की ओर चलना यानी क्या होता है, देखते हैं। हिस्सेदार साहब ने कुछ प्रयास के उसे चलने लायक बना दिया, लेकिन वह लेखक को कभी भी एक बुढ़िया के भांति ही लग रहा था। वह बहुत धीमी गति से चल रही थी। ऐसा जान पड़ रहा था कि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई और सड़क पर धीरे धीरे वो रेंगते चल रही है। वह सभी वाहनों को संकेत देती हुई यही कहती प्रतीत होती थी कि बेटी तुम निकल जाओ, मेरी उम्र हो चुकी है। ऐसे वो बाकी के वाहनों को कहती रहती थी और दूसरे भी उसकी मजाक उड़ाते थे। ऐसे प्रतीत होता था, है ना। तो आगे देखो, बस का टायर पंक्चर हो जाना। ये सारे पॉइंट्स आपको मैं क्यों बता रही हूँ फिर से, क्योंकि ये हाइलाइट्स हैं जिसे हम उस पैसेज के ये मेन पॉइंट्स हैं जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया और उसको ठीक से आपको याद रखना है। जब बस का टायर पंक्चर हो जाता है तब देखो, बस एक पुलिया पे होती है, वो अचानक उसका टायर वहाँ पे फिस होके बैठ जाता है। वह जोर से हिलकर रुक जाती है। यदि बस थोड़ी भी स्पीड में चलती तो उछलकर कहाँ गिरती, नाले में गिरती। लेखक ने पहली बार कंपनी के हिस्सेदार को आदर भाव से देखा और एहसास दिलाने का प्रयत्न किया कि टायरों की इतनी खराब हालत के बावजूद भी यात्रियों की जान पर खेलकर उन्हें बस से सफर करवा रहे हैं। ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फिर देखो नेक्स्ट वाला, बस कंपनी के हिस्सेदार का महान लगना। ये महान क्यों लग रहे हैं, देखो। लेखक को बस कंपनी के हिस्सेदार महान व्यक्तित्व का लग रहा था। लेखक ने सोचा कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता ही करना चाहिए था, जो केवल अपने विचारधारा से लोगों को अपने पीछे चलाता है। उसे दूसरे की भावना से कुछ लेना देना नहीं होता है। केवल लेखक सोचने लगा कि यदि बस नाले में गिर जाती है तो हम सब मर जाते हैं, और ऐसे में देवता भी शायद इस व्यक्ति का स्वागत करते और कहते कि यह महान आदमी है जिसने बस के टायर न बदले लेकिन अपने प्राण दे दिए। ऐसे कहते इनको देख के देवता भी। इस पॉइंट से हमें ये समझ में आता है। और हमारा लास्ट वन जो है उसमें क्या बताया है, लेखक व उसके मित्रों का निश्चितता से बस में बैठना। अब फिलहाल वो करते भी क्या ना, यहाँ पे लास्ट में क्या बताया है, दूसरा खिसा टायर भी बस में लगाया गया और बस फिर से चल दी। अब लेखक और उसके मित्र आराम से बैठ गए। उनकी जल्दी पहुंचने की चाहत ही अब समाप्त हो गई। उन्होंने तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, है ना। अब उन्होंने सब कुछ भाग्य पर छोड़कर सोच लिया कि उन्हें तो इसी बस से सारा जीवन गुजारना है। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा था कि धरती पर जाने का उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। उन्हें तो इसी बस से ही स्वर्ग में ही जाना है। उनकी बेचैनी अब समाप्त हो गई थी। बस चल रही थी और लोग बस ही हंसी मजाक कर रहे थे। पूरा लेसन पढ़ाने के बाद भी छात्रों, मैं आपको ये हाइलाइट्स पॉइंट से फिर से सारी बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो आपको बहुत ही ठीक से समझ में आए। देखो, हम जब भी उसको पढ़ते रहते हैं तो इतना ठीक से नहीं समझता है, पर जब हम उसको पॉइंट के रूप से देखते हैं तो उस पॉइंट को 4-5 पॉइंट को ध्यान में रखना आसान होता है और उसी से हम उस पैसेज में क्या दिया है यह हम ठीक से याद में रह सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सारे के सारे पॉइंट आपको ठीक से समझ में आए होंगे। बस की यात्रा लेखक ने हमारे साथ किस प्रकार शेयर की है, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मस्त रूप से देखा है। तो मेरे राय से आपको सब कुछ समझ में आया ही होगा। अगर नहीं आया तो वैसे हमें बताइए, और फिर इस लेसन को आपको बार बार पढ़ना है। सारी जो कठिन शब्द है उसको
2 बार लिखना है क्योंकि आपकी लिखने की गलती वहाँ पे नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे आके हम रुकते हैं। इस पार्ट को हम यहाँ पे पूरी तरह ख़त्म कर दिया है और इसी प्रकार इस लेखक की पूरी जर्नी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इस पूरी लेसन से क्या सीख मिल रही है हमें कि ये जो कंपनियां बस चलाने वाली, प्राइवेट बस चलाने वाली जो कंपनियां हैं वो लोगों के जानों से खिलवाड़ ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको लोगों की यात्रा यानी जो भी वो यात्रा कर रहे हैं उस बस से, वो किस प्रकार और किस सिचुएशन में कर रहे हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उसको उनको बस उनके पैसे मिल जाए, उनका काम खत्म। यही वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो हमारे जो ये बस से यात्रा करने वाली यात्रियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तो इन पे बहुत सारी टीकाएं लेखक कर रहे हैं, पर वो बहुत ही व्यंग की रूप में। यहाँ आके यही सीख हम लेते हैं कि ये सारी जो प्राइवेट बसेस है इसमें हमें सबसे पहले हमारे यात्रियों के बारे में भी सोचना चाहिए, ना कि बस खुद का स्वार्थ। यहाँ पे यही बताया गया है कि किस तरह लेखक का पूरा यात्रा यहाँ पे सफल हो गई थी। तो ये पूरी बस की यात्रा लेखक की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सो यहाँ पे हमारा लेसन पूरा हो जाता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट वाला टॉपिक लेके। बल्कि छात्रों, हम इन सारे लेसन पे टेस्ट भी लेने वाले हैं। सो आप पूरे लेसन प्रिपेयर करके रखें। सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलने वाले हैं, तो उसको ठीक से प्रिपेयर करें। ओके, यहाँ तक धन्यवाद।